नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी कीमत एक उम्र। वह टैक्सी से उतरकर जल्दी जल्दी जहांगीर आर्ट गैलरी की ओर बढ़ गई। बाहर तेज बारिश थी, मगर विद्या अपना छाता नहीं खोलना चाहती थी। कुछ कदम की दूरी और देर तक छाते की सेलन ढोते रहना उसे जरा भी पसंद नहीं था। जीवन भर उसने यही तो किया है। कितने ही दुख आए, परंतु आंखों में नमी ना आने दी। नमी को ढोते रहना उसे कभी रास ना आया। पति से विलग होकर इंदौर से मुंबई जैसे महानगर में आकर बसना, वो भी 2 वर्ष के अंशु के साथ, विद्या के लिए ये सफर बड़ा मुश्किल भरा था। पति ने तो तलाक के कागज भिजवा दिए थे। एक बार आकर समझाना भी उचित नहीं समझा था। कारण जाने बगैर 7 जन्मों के रिश्ते कभी यूं भी दरक जाते हैं। और फिर विद्या की गलती तो बस इतनी सी थी कि उसने अपने नाम का वजूद तलाश करना चाहा था। उसने भी तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करके लौटती हुई डाक से वापस भिजवा दिए थे। जैसे उन कागजों का वजन भी अब उसके सपनों के बर्दाश्त के बाहर था। बचपन से ही उसमें कुछ कर गुजरने की ऐसी ललक थी कि विवाह के बाद वह कभी मात्र गृहिणी बनकर सीमित नहीं रह सकी। और उसके पति थे जो हमेशा से ही एक लीक से बंधी जिंदगी चाहते रहे। शुरुआती कुछ दिनों में तो विद्या को भी हर शाम सज संवर कर पति का इंतजार करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे उन गुडी गुडी सी चुहलबाजियों और प्रेम के नुस्खों से उसका दम घुटने लगा था। प्रतिरोध करने की स्थिति में आती उससे पहले ही कोख में एक जीव उसकी सांसों से सांसें मिलाकर पनपने लगा था, जिसके होने के एहसास से एक बार तो वह अपने सपनों को भी भूल गई थी। एक झंझावात था जो फिर भी उसे घेरे रहता था। अंशु के जन्म के बाद शरीर तो जल्द ही अपने यथावत आकार में लौट आया था, परंतु मस्तिष्क को तो अब भी सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी में रहना मंजूर न था। नतीजन नौबत तलाक तक आ पहुंची थी। इसमें गलती शायद दोनों की ही नहीं थी, बस अपनी अपनी प्राथमिकता का मसला था। यहाँ अहम नहीं, वरन अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश आड़े आ रही थी। विद्या अक्सर बड़े भैया से सुनती थी कि मुंबई कलाकारों का मक्का है, इसलिए 2 वर्ष के अंशु को लेकर अपना भाग्य आजमाने वह मुंबई चली आई थी। बड़े भैया का आसरा रहा तब तक अंशु को उन्हीं के हवाले छोड़कर विद्या अपनी अधूरी छूटी पढ़ाई में जुटी रही। एक रोज जर्नलिज्म के कोर्स के दौरान ही घर से फोन आया था कि अंशु को स्कूल छोड़ते लौटते समय भैया का एक्सीडेंट हो गया। भैया का यूं अचानक चले जाना उसे अनाथ कर गया था। माँ बाप के बिछुड़ने का गम पुनः उसे सालने लगा था। बचपन में कई बार विद्या घंटों तक अपनी हथेलियों में पसरी अनगिनत रेखाओं के बीच स्थित किस्मत की रेखा को निहारती रहती थी। जब जवान हुई तो रेखाओं के बीच बीच में छूटे अधूरे सिरों को देखकर सोचा करती थी कि एक दूसरे से छिटके हुए ये सिरे उम्र के साथ साथ जुड़ते चले जाएंगे और फिर इनके स्थान पर कुछ परिपक्व रेखाएं उभर आएंगी। मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। समय और उम्र के साथ ये रेखाएं गाढ़ी जरूर होती गईं, किंतु उनके सिरे एक दूसरे से छिटके ही रहे। जब तक बड़े भैया का हाथ सिर पर था, विद्या भी निश्चिंत थी। अब तो भाभी के लिए अपने परिवार का बोझ उठाना ही मुश्किल था। ऐसे में अंशु तो उनकी ननद की जिद का परिणाम था। उसे वह क्यों सहन करती। भाभी तो विद्या से तलाक वाले निर्णय के पक्ष में भी नहीं थी। फिर अब तो विद्या के भैया भी नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने अंशु के साथ ही विद्या से भी किनारा कर लिया था। जीविका का प्रश्न तो तब भी उठा था जब विद्या के अहम ने पति से गुजारा भत्ता लेने से मना कर दिया था, और अब भी वह प्रश्न जहां का तहां खड़ा था। शुक्र है कि उसके कुछ छुटपुट आर्टिकल अखबारों में छपने लगे थे, जिससे गृहस्थी की एक पहिया गाड़ी ऊबड़ खाबड़ ही सही पर चलने तो लगी थी। उसकी कहानियों में असीम दर्द बह निकला था जो उसकी अंतरात्मा से पसीजता था। जितनी जल्दी विद्या का कहानी संग्रह आया, उतनी ही रफ्तार से वह नई नई कहानियां लिखने लगी थी। पहले पहल तो विद्या को कहानी लिखना पेट भरने की एवज में अपने दुख को साझा करने जैसा लगा था। धीरे धीरे उसे भी एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था, जैसे किसी पके हुए फोड़े के रिसाव के बाद की राहत से होता है। उपन्यासों में तो विद्या लोगों से इस गहराई और अंतर्मन से जुड़ जाती थी कि विद्या की कसक को लोग अपनी निजी पीड़ा समझने लगते थे। अब तो उम्र की दोपहर हो चली है और सूरज ठीक सिर के ऊपर है।
ऐसे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। दिन भर में क्या खोया क्या पाया, अगर इसका लेखा जोखा करना हो तो यही समय उपयुक्त रहता है। बचपन के संगी साथी जवानी तक ही साथ रहते हैं। देह पर सिलवटें गिनने के लिए कितने रिश्ते बचे हैं, इस बात का पता उम्र की दोपहर आने तक चल ही जाता है। विद्या के पास अब एकमात्र अंशु का ही सहारा बचा था, मगर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में अभी और दुख सहना बाकी है। कॉलेज की पिकनिक पर खंडाला गया अंशु लौटकर कभी वापस घर नहीं आया। गहरी खाई में बस के परखच्चे उड़कर बिखर गए थे। अंतिम बार अंशु का चेहरा भी देखना विद्या को नसीब न हुआ था। इंसान ने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, मगर अब तक न तो किसी मृत हुए दिल को फिर से धड़कना सिखा सका और न ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सका है। किसी न किसी दिन सभी को इस क्रूर सत्य से गुजरना ही पड़ता है। सो विद्या की क्या बिसात जो प्रकृति से सवाल जवाब कर पाती। और आज यही जो जहांगीर आर्ट गैलरी के इस कैनवास में दर्शाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति सन 2014 को इंगित कर रहा है। उम्र को मात देती एक टाइम मशीन 2014 से घूमती हुई सन 2114 तक जा रही है। विद्या बुदबुदा उठी, इतना कौन जी पाता है। पास ही खड़ी उस जीन्स टॉप वाली लड़की ने अपनी जीन्स को एडजस्ट करते हुए विद्या की सिल्क साड़ी और गले में पड़ी सफेद मोतियों की माला को यूं देखा जैसे वह विद्या की उम्र मापने का कोई पैमाना हो। वह लड़की मंद मंद मुस्कुरा उठी। अगले कैनवास में एक महिला थी जिसका मुंह दीवार की ओर, वह उसकी नंगी पीठ विद्या की ओर थी, जिस पर कई जगह काले रंग से मोटे मोटे थक्के से बने हुए थे। प्राइस टैग पर लिखा था 25,000 रुपये मात्र। नीता देवी द्वारा नीता देव। हाँ, ऐसी कलाकृति एक औरत ही बना सकती है, विद्या बोली। जींस टॉप वाली लड़की ने पूछा, क्यों? देखो ना, पीठ पर कितने गहरे घाव हैं जो समाज से औरतों को मिलते हैं। कोई पुरुष भला कैसे एहसास करेगा इस तकलीफ को। विद्या अपनी ही रौ में कह गई। विद्या से सहमत होती हुई वह लड़की सिर्फ सिर हिलाकर रह गई और अब दो अनजान महिलाएं अपने नारित्व के परिचय सूत्र से आपस में बंधने लगीं। अगले चित्र में एक सेब आसमान में रस्सी से बंधा हुआ रखा था, जिसकी एक फाक कटकर जमीन पर पड़ी थी, परंतु इस अलग थलग पड़ी सेब की इस फाक से बंधी रस्सी का छोर अब भी आसमान वाले सेब से जुड़ा हुआ था। कुछ ही दूर फर्श पर एक औरत नग्न अवस्था में जमीन पर औंधी लेटी हुई थी। विद्या सेब की ओर इशारा करके बोल पड़ी, जानती हो यह एडम्स एप्पल है। बस यही तो सबसे बड़ा गुनाह कर दिया था ईव ने, और सजा पाई पूरे संसार की ईव्स ने। जीन्स टॉप वाली लड़की सोच में पड़ गई, फिर बोली, मेरा नाम श्रुति है और आप विद्या जी हैं ना, द फेमस राइटर। किंतु विद्या चुप ही रही और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ गईं। उसी से सटे अगले स्केच में दो कम उम्र की औरतें चौपड़ खेल रही थीं। स्केच पर लिखा था रिलैक्स्ड एलिफेंट। श्रुति बोली, अब इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगी आप? विद्या बोली, ये दोनों कुलीन समाज की स्त्रियां हैं जिनके पास ढेर सा खाली वक्त है, और ये रिलैक्स्ड एलिफेंट के रूप में वे पुरुष हैं जो अपनी आरामगाह में इन स्त्रियों को पत्नी का दर्जा देकर खुद कभी गोवा, कभी थाईलैंड, कभी एम्स्टर्डम, दुबई और कभी हांगकांग। विद्या कुछ देर चुप हो गई तो श्रुति की आंखें हैरानी से चौड़ी होती चली गई। एक बहुत ऊंचा कैनवास लगा था जिसका शीर्षक था पार्लर। उसमें 16 बॉक्स बने थे और हर बॉक्स में लिखा था मजा मजा मजा। उसी के ठीक नीचे दो व्यक्ति आपस में जाम टकराकर हंस रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति के सिर पर क्रोशिये से बनी मुस्लिम टोपी थी और दूसरे व्यक्ति के सफाचट सिर पर चोटी थी। श्रुति की परेशानी दूर करने की एवज में विद्या बोली, यह दुनिया की आधे से अधिक आबादी का हाल है। श्रुति ने कहा, अच्छा, मगर 16 बार ही मजा 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 से क्या तात्पर्य? क्योंकि 16 की उम्र में जो मजा शुरू होता है तो अगले 16 वर्ष तक पार्लर में ये जोड़ी जुगलबंदी करती है। फिर 36 की उम्र तक तो जवानी का खुमार उतरते उतरते ये लोग धर्म की किताबें पढ़ने लगते हैं। उसके बाद मजा खत्म। श्रुति शरारत से बोली, यानी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली? और वे दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ी। गैलरी में उपस्थित अन्य लोग उन्हें घूरकर देखने लगे। विद्या ने कोने में लगे नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर लिखा था साइलेंस प्लीज। वे दोनों धीरे धीरे चलती हुई गैलरी के बीचों बीच रखे सोफे पर आकर बैठ गईं और बड़ी देर तक मुंह दबाकर हंसती रहीं। क्या आप जहांगीर आर्ट गैलरी अक्सर आती हैं? श्रुति फुसफुसाई। विद्या बोली,
हाँ, जब भी कोई नई प्रदर्शनी लगती है या मुंबई की बरसात में कहीं जाने का मन करे और जाने को कोई ठौर न हो, तो मैं यहाँ दौड़ पड़ती हूँ। यहाँ हर कलाकृति मुझसे बात करती है और मैं अपने आप से। श्रुति उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा, मैं तो धन्य हो गई आपसे मिलकर। आज तो मैं भगवान से कुछ और मांगती तो वह भी मुझे मिल जाता। श्रुति मचलती हुई सी बोली, चलिए और पेंटिंग्स देखते हैं। देखिए, इसमें तो कलाकार की अजीब सी सोच है। पूरा धड़ मनुष्य का और दिमाग के स्थान पर कांच का जार लगा है, जिसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं और जार के ऊपर दो कौवे बैठे हैं जो उन कीड़ों को पकड़ना चाहते हैं। अब इसे कैसे परिभाषित करेंगी आप? विद्या को भी यह चित्र कुछ भयावह लगा। वह बोली, देखो, ये विचारों के कीड़े हैं। इनमें से कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे। जो अच्छे विचारों वाले कीड़े हैं उन पर इन कौवों की नज़र है। ये कौवे प्रतीक हैं उन परजीवी और मौका परस्त लोगों के, जो दूसरों के विचारों पर जीते हैं। ओह, आप कितना गहराई में सोचती हैं, श्रुति ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। पास ही एक कोरा कैनवास लगा था, जैसे कि कोई उसे बनाना भूल गया हो। नजदीक जाकर देखा तो उस पर नीचे से ऊपर की ओर समान दूरी पर कुछ नीले नीले बुलबुले हवा छोड़ते हुए बने हुए थे। उनसे निकलने वाले हवा के बुलबुले ऊपर की ओर जा रहे थे। विद्या ने सिलसिलेवार हर एक बुलबुले पर हाथ रखते हुए एक ठंडी लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इंदौर, तलाक, बड़े भैया, मुंबई। परंतु अंतिम बुलबुला क्यों नहीं फूटा? क्या यह मैं हूँ? हाँ, शायद यह मैं ही हूँ। इस पेंटिंग के बारे में श्रुति ने कुछ नहीं पूछा। वह कुछ असमंजस में थी या फिर अब बोर होने लगी थी। आगे की दीर्घा में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट था। विद्या को एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, मगर श्रुति चहक उठी। देखिए, यह जो थूहरनुमा चीज़ है ना, यही जिंदगी है, और यह हरा रंग जो क्लोरोफिल की तरह प्रयोग किया गया है, ये जीवन रस है। और ये छिद्र हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे छोटे से। ये है जीवन के सुख दुख। इनके बीच बीच में जो गुलाबी रंग के छींटे हैं ना, ये हैं रिश्ते, जो भिन्न भिन्न आकार प्रकार से व परिस्थिति अनुसार पनपते रहते हैं। अब विद्या के चुप रहने की बारी थी। श्रुति ने विद्या को लगभग ठेलते हुए कहा, चलिए, वहां कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानती हैं, ये पेन पेंटिंग है, ये एचिंग पेंटिंग है, और ये है मेरा पसंदीदा बाटिक। सब कुछ कितना शानदार है ना? आहा, जीवन के रंगों से भरपूर, कुछ कुछ रहस्यमयी सा, कुछ खुला तो कुछ छिपाया हुआ सा। कहते कहते श्रुति जैसे किसी कल्पना लोक में विचरण करने लगी थी। दीवार के बीचों बीच टंगी पेंटिंग को देखकर वह उत्साह से बोली, यह जो शेर के मुंह और मानव के धड़ वाला व्यक्ति है ना, यह मेरा बॉयफ्रेंड है, रॉबिन। और जो ये 5 पुरुष इसके साथ खड़े हैं, वे हैं स्याले, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड। फिर विद्या की हैरानी दूर करते हुए बोली, रॉबिन वही जिसके साथ मैं लिव इन रिलेशन में हूँ 2 साल से। अभी पिकअप करने आएगा, तब आपको मिलवा दूंगी। देखिए, वहाँ काऊ डंग पर पेंटिंग है। विद्या ने गौर किया, वाकई ये नई जनरेशन कुछ नया सोचती है। हर उपले पर कार्डबोर्ड लगा था, जिस पर चाइना से आयोजित उत्पादों के चित्रों को दर्शाया गया था। विद्या बोली, मगर इन उपलों को कौन अपने ड्राइंग रूम में सजाएगा? फिर उपले तो कुछ दिन में सड़ जाएंगे। श्रुति ने पलकों में एक उलाहना भरकर विद्या की सिल्क साड़ी और गले में पड़े मोतियों की माला को हैरत से देखा, जैसा कि उसने पहली बार मिलने पर देखा था। वह बोली, उपला, यू मीन काऊ डंग? विद्या के पैर अब थककर जवाब देने लगे थे। प्रथम दीर्घा में विद्या उत्साही थी, मगर अब श्रुति की बारी थी। वह बोली, चलिए ना, सिर्फ अंतिम पेंटिंग ही तो बची है, उसे भी निपटा लें। वे दोनों उस अंतिम कलाकृति के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गईं। जरा गौर करने पर उस स्केच में 2 आकृतियां उभर रही थीं। श्रुति के सामने वाली आकृति के कंधे मजबूत, वक्ष सुडौल व ऊंचाई पर कसाव लिए हुए थे। पतली कमर में नाभि छिद्र अंदर तक मजबूती से कसा हुआ था। श्रुति ने इशारा किया, पेडू से नीचे की तरफ देखो, या अंग्रेजी के वी अक्षर पर कैसी गहरी काली आड़ी तिरछी रेखाएं छितरी पड़ी हैं, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी लापरवाही से खींच दिया हो। विद्या के ठीक सामने वाली आकृति के कंधे ढले हुए थे। लटकते वक्षों की गुठलियों पर सिकुड़न भरी खरीचों के पीले पड़े निशान थे। जरा ऊपर ही स्याह घेरों के बीचों बीच गाढ़े भूरे रंग में भद्दे आकार के 2 थक्के लटक रहे थे। कमर की त्वचा दुहरी होकर सिलवटों में पेट के अग्रभाग व नाभि छिद्र को छुपाए हुए थी। विद्या ने इस चित्र के नीचे की तरफ गौर किया। अंग्रेजी के वी नुमा अक्षर के ऊपर धुंधली काली सफेद रंग की
मोटी मोटी रेखाएं खींचती गई थीं। इस अंतिम कैनवास के प्राइस टैग ने दोनों को ही एक साथ आकर्षित किया, जिस पर लिखा था द्वारा मानव और कीमत के सामने लिखा था एक उम्र मात्र। विद्या ने घबराकर श्रुति की तरफ देखा। वह अपना अस्त व्यस्त हुआ टॉप एडजस्ट कर रही थी। उसके माथे पर विद्या की ही तरह पसीने की बूंदें तमतमा आई थीं। विद्या ने कहा, बाहर अब भी तेज बारिश हो रही है, चलो तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। और वे दोनों हाथ पकड़कर जहांगीर आर्ट गैलरी के भीतर ही बने कैफेटेरिया में आ गईं। अभी आप सुन रहे थे रजनी मोरवाल जी की लिखी कहानी कीमत एक उम्र। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।